आदाब नाज़रीन, आलिम पैगाम पर आप सभी का इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन और आज जो हम गुफ्तगू करेंगे वो राहुल गांधी के बारे में करेंगे। राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। उन्होंने कहा किस तरह से वोट डिलीट किए जा रहे हैं और किस तरह से ऐड जा रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और उस पर मेरे साथ बात करने के लिए प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहेंगे जनाब अब्दुल वाहिद हाशमी साहब, जो कि मुतादिद इदारों से वाबस्ता और ख़ास तौर से इस वक्त जो अमिट यूनिवर्सिटी में ये रिसर्च स्कॉलर हैं। भाई साहब प्रोग्राम में बहुत 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 खैर। बहुत शुक्रिया। जी जी भाई साहब, बगैर किसी उसके मैं सीधा आपके पास आता हूँ। जी जी राहुल गांधी ने जो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वाकई वो तो जिस तरह से उन्होंने पूरी एक असेंबली का डाटा और सब चीजें निकाल करके बताया था, उससे भी अच्छा इस बार पहले क्या करते राहुल गांधी, ये क्या करते थे कि वो बात कही और कोई सबूत नहीं पेश किया करते, लेकिन अब जब भी वो कर रहे हैं वो सबूत पेश कर रहे हैं हर चीज के लिए। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसका कोई चुनाव आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन, उसका कोई जवाब भी नहीं है जिस तरह से वो बातें कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि इससे कहीं जनता या आवाम कनेक्ट हो रही है? आवाम कनेक्ट है। और अगर आप बिहार के उसमें आप देखें, क्योंकि अभी मोस्ट रिसेंट जो इलेक्शन आने वाला है तो वो बिहार में होगा। तो और उसके अलावा जो है तो उनकी जितनी रैलीज वगैरह हो रही हैं राहुल गांधी की, और जो भी उनका था, तो उसके अंदर काफ़ी बड़ी तादाद आवाम की है। और एक तरह से बहुत सारे लोग समझ रहे हैं, और एक बड़ा तबका जो है मुल्क का समझ रहा है कि सूरत हाल क्या है और कहाँ पे जा रहा है। जी। और उसका जो है सबसे बड़ा जो रीज़न है, अब आप देखिए कि हुकूमत के हलकों में जिसको बोलते हैं खलबली मची हुई है ऐवान इक़्तिदार में। खलबली को आप देखिए कि अनुराग ठाकुर, फॉर्मर मिनिस्टर, हाँ अनुराग ठाकुर का एक बयान आया रिसेंटली, अभी कुछ हाँ घंटे पहले। हाँ। अनुराग ठाकुर ने बोला कि राहुल गांधी नेपाल जैसा बनाना चाह रहे हैं भारत जी को। जी जी। वो जो है इस तरह का एक कियोस जो है यहाँ पे इंतशार बर्पा इंतजार करना पैदा चाह रहे हैं। करना चाह रहे हैं। भाई सवाल ये है कि जो राहुल गांधी ने सवालात किए हैं और जो शवाहिद उन्होंने पेश किए हैं, इलेक्शन कमीशन ये कर रहा है, ये कर रहा है, इस तरह से टेम्परिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, और किस तरह से वोट हैक किए जा रहे हैं। हम्म, जो ये दावा है कि भाई हमारा जो वो है ईवीएम मशीन है और ये सब है। तो बात भाई उससे आगे बढ़ गई। कोई कोई भी ऐसी मशीन बता दीजिए दुनिया की जिसको हैक न किया जा सकता हो या उसके अंदर टेम्परिंग पॉसिबल ना हो। तो किसी को भी कुछ भी किया जा सकता है, मशीन मशीन होती है। अभी आप देखिए रिसेंटली नेतन्याहू का जो स्टेटमेंट आया 2 रोज पहले, क्या बोला उसने कि जो आपके पास मोबाइल फोन है, अगर आप ये समझते हैं कि आपका है और इसराइल जासूसी नहीं कर रहा है या कोई चिप नहीं लगी हुई है ऐसी, तो इसराइल पूरे मोबाइल फोन के जरिए हर उस पर नजर रखा है। अगर हम ये बात मान लें कि ये बड़बोलापन है, लेकिन अभी तक जितनी चीजें हुई हैं, हमास के लोग जितने टारगेट किए गए या और जो दूसरे लोग टारगेट हुए खासतौर या से जहाँ लबनान की, में हिजबुल्लाह के। वो आप छोड़ दीजिए। इवन जो है एक जो है इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो थे इनसे पहले, उनका बयान ये था कि नेतन्याहू एक बार मिलने आया और उसके बाद ये किसी और बहाने से थोड़ा सा बाहर निकले, किसी से उनको बात करनी थी। तो फिर इनको आने के बाद जब नेतन्याहू उस रूम से बाहर गया है, तो उसके बाद इनको लगा कि कोई इनके रूम में चिप लगा करके गया है। अब आप सोचिए कि प्रधानमंत्री के साथ बैठा हुआ है एक दूसरे देश का प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के यहाँ भी चिप लगा करके चला जा रहा है, तो ये नेतन्याहू की कैफियत है। तो आप सोचिए कि जब वहां पे इतना सब कुछ है, तो ये ईवीएम मशीन को और इसको हैक करना, तो ये वो जो है बहुत ही नहीं, ब्रेजिए मुझे अभी चीजें हैं। पीछे ऐसा जी लगा जो राहुल गांधी ने कहा उसकी मैं ये नहीं कह रहा कि वो बात सही है, ये नहीं है जी कि इनको तो ईवीएम में उलझाए रखा। जी ईवीएम में अब हुआ नहीं हुआ या ईवीएम से बात आगे बढ़ी, अब तो वोट डिलीशन और एडिशन पर बात आ गई। जी जी जो इस तरह से बात हुई और कहीं कहीं अगर ऐड किए गए, अच्छा कॉल सेंटर के जरिए इस तरह से जी 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 कि बिल्कुल। 4-4 हजार वोट एक जगह से निकल रहे हैं, जो राहुल गांधी अपनी प्रेस जी जी कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं। हम इसका दावा हम्म, नहीं कर रहे, जो राहुल जी गांधी कह जी रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। अब इन सब चीजों के बारे में अगर वो से एक बात और भी कही कि ये काम एलओपी का नहीं है, हम्म, ठीक है, कि युवा पोजिशन लीडर उसका काम नहीं है, ये काम इदारों का है, जी उन ऑर्गेनाइजेशन का है, और ऑर्गेनाइजेशन साथ है नहीं। जी। वो एक काम कर दी तो फिर करेगा कौन ये काम? देखिए ऐसा है कि अगर आपको याद हो 2023 में 140 या उसके आसपास कुछ अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट को डिफेक्ट कर दिया गया था, या उनको एक्सपेल कर दिया गया था, या उनको ऐवान से निकाल दिया गया था, जी जी याद होगा। जी। उसी दौरान एक बिल लेकर के आई थी बीजेपी गवर्नमेंट। उस बिल का नाम था चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन जी जी कमिश्नर्स जी अपॉइंटमेंट, जी जी। टर्म्स एंड ड्यूटीज वगैरह। तो अब वो पूरा कानून बन गया, क्योंकि वो एक्ट बन गया है। बन गया। आपने अपोजिशन को डिबेट का मौका नहीं दिया उस पर, जिसको बोलते हैं कि एक
पूरी मुफीद बहस वो सब नहीं। कुछ हो, ये सारी चीज़ें नहीं हुई। और कैसे पास हुआ सबको मालूम है, और आजकल बिल किस तरह से पास हो रहे हैं पार्लियामेंट में मालूम है। तो नंबर उनके हुकूमत पास है जब करने। चाहती है तो उस पे कोई डिबेट करा लेती है, जब उसको लगता है कि नहीं भाई हमारा सोती वोट से यानी ध्वनिमत से पारित होना है, तो भाई ठीक है, ऐसे ही हो जाता है। तो उसमें अब आप बताइए, तो आपने अब चीफ जो है, जस्टिस को उसमें से अब अपॉइंटमेंट करेक्शन उसके से। अंदर जो स्टेटस मिला हुआ है, ऐसा जी नहीं स्टेटस पहली दफा मिला है, स्टेटस पहले भी, लेकिन अब उसके अंदर एक क्लॉज है जिसको बोलते हैं 16। जी क्लास 16 क्या है उस एक्ट का? क्लास 16 ये है कि आप भूल जाइए, रिटायरमेंट के बाद भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर या जो दिगर उनके वो हैं, तीन होते हैं ना, जी जी। दो इलेक्शन कमिश्नर और एक चीफ इलेक्शन इलेक्शन कमिश्नर, जी। उन्होंने जो भी कुकृत्य किया है, जो भी गलत काम किया है, आप उनसे पूछ नहीं कर सकते। आप ओहदे पर रहते हुए तो दूर की बात है, रिटायरमेंट के बाद भी एफआईआर नहीं की जा सकती अब नए कानून के मुताबिक जो 2023 में बना है। अब आप देखिए कितनी बड़ी तो इम्यूनिटी हम मिली किस हुई तरह है। पढ़ रहे हैं? अच्छा अब फिर। आप देखिए, मैं क्लास 16 की बात कर रहा हूं। हम्म, वो क्लास 16 और क्या क्या बोलता है? हम्म, आप उनका इम्पीचमेंट कैसे होगा फिर? हम्म, इम्पीचमेंट वैसे ही होगा जैसे जजेस का होता है, यानी फिर पार्लियामेंट के अंदर बहस होगी और वो फिर 60% स्ट्रेंथ और ये सब लाइए वो सब लाइए, डिबेट होगी। अब आपने देखिए स्टेटस क्या दिया है। तो इसका मतलब ये है कि चोर दरवाजे से जो इदारे राहुल गांधी जो बोलते हैं बार बार, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस को कमजोर किया जा रहा है, हाँ तो अब आप बताइए कि इनसे इससे बड़ी चीज और क्या होगी कि आपने गवर्नर, यहां तक कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी अगर अपना ओहदा छोड़ दे तो उस पर केस किया जा सकता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। इलेक्शन कमीशन लेकिन पर इलेक्शन कमिश्नर्स पे बताइए, तो ये कानून कौन लाया? बीजेपी लेके। बीजेपी लेके आई। अच्छा इससे तो अब आप ऐसे कानून बना करके, लेकिन यानी एक अब खता अगर कांग्रेस ने भी कभी भी किया है। केस हुआ, बताइए आप। वो यूपीए ने वो वो खला छोड़ दिया था, जिसके जरिए उन्होंने क्या क्या इलेक्शन कमीशन जो अपॉइंट करने का जो बिल लेकर के आए थे, जो कानून बनाया उन्होंने, कि उसको उन्होंने उस टाइम कानून नहीं बनाया, उन्होंने उसका फायदा उठा के क्या किया, उसके अंदर होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, या प्राइम मिनिस्टर और एक और कोई मिनिस्टर और एक तीसरा आदमी उन्होंने ले लिया जी पोजीशन का। जी, उसने चीफ जस्टिस को हटा दिया। अब दो आदमी जब हुकूमत में हो तो चीफ इलेक्शन कमीशन जो होगा वो बिल्कुल तो उन्हीं बनेगा ऐसे ही। वो तो उन्हीं का देखिए रहेगा। उस ये इसके अंदर ये देखिए ऐसा है, यूपीए की भी फॉल्ट रहा, एक उसको अगर देखिए उसको पूरा कर फॉल्ट दिया होता। लाइंस यूपीए की थी, इसमें कोई शक नहीं कि फॉल्ट लाइंस नहीं थी। और ये एक के बजाय और तीन मैं जो हुए हैं, यूपीए से और ये पहले भी की बात ये बता भी दूं, आपको याद उन्होंने होगा किया कि कांग्रेस ने। कोई जज थे, बिहार के अंदर थे, कोई फैसला कराना था, जी तो सुप्रीम कोर्ट में उनको जो है प्रमोट किया इंदिरा गांधी के ज़माने में। तो ये भी हुआ है। हाँ। तो लेकिन लेकिन इस वक्त जिसे बोलते हैं खुला खेल फर्रुखाबादी, उस वो टाइम तो चल वो जो है सूरत हाल कांग्रेस ने कभी नहीं आने दी। उन्होंने अगर कुछ गलत काम किए भी या जो कुछ किया, एक दाना लेकिन आराम से एक ट्रांसफर हुआ। एक जो है, एक डिग्निटी जो है उन्होंने उसको मेंटेन रखी, एक जिसको बोलते हैं कि भी शालीनता, जिसके लिए वोट एक शब्द चोरी है। के जी होते जी थे, जी, इल्जाम सब कुछ लगते, किया लेकिन उन्होंने, इतना लेकिन ऐसा नहीं एक था लिमिट में फ्रॉड। रही चीजें। इस वक्त क्या है कि वो आपके वहमो गुमान में भी नहीं है, इस हद तक भ्रष्टाचार किया जा रहा है और इस हद कॉल तक जो है सेंटर के लोग घुस जरिए। गए। और आप छोड़ दीजिए कि आपने कभी सुना है कि आधी रात के अंदर सीबीआई के हेडक्वार्टर पे रेड होती, एक को अरेस्ट किया जाता हो, एक को ओहदे पे बिठाया जाता हो और दूसरे को निकाला जाता हो? ये किसके दौर में हुआ ये सब? ये सब तो इलेक्शन कमीशन की तो हम बात कर रहे हैं 2023 की, उससे पहले क्या हुआ है भारत के अंदर? तो ये जी। भी तो बीजेपी के ही दौर में हुआ है। तो बताइए अगर आप। इस तरह से और ये इंस्टीट्यूशन आप, कमजोर होते ये चले भी आप जाएंगे। छोड़ दीजिए, इसे भी उपराष्ट्रपति का पद कॉन्स्टिट्यूशनल पद है। उसमें हमने देखा क्या अब हुआ। आप देखिए कि वो जो है उपराष्ट्रपति कैसे जाता है, इस्तीफा देता है, उसके बाद कहाँ रहता है? अपोजिशन पार्टीज को कहना पड़ा कि भाई नजरबंद है क्या, वो हाउस अरेस्ट है क्या, क्यों नहीं आ रहे सामने? उस रेजिग्नेशन लेटर के बाद अगर वो दिखाई दिए हैं तो कब दिखाई दिए हैं? इस जब वोट दूसरे उपराष्ट्रपति का, दूसरे शपथ नायब ग्रहण सदर समारोह। जमहूरिया का, कि जब हल्फ बर्दारी हुई, जी हाँ, उस समझ वक्त गया। नजर आए हैं जगदीप धनखड़। जी उससे पहले भी कहाँ थे आप? नजरबंद थे। और जो उसने उस शख्स ने पेंशन के लिए अप्लाई किया। तो ये तो जो बातें हैं, तो ये सूरत हाल ये है, वो तो बहुत ये है कि अफसोसनाक अगर सूरत कोई हाल है। आदमी रिजाइन करेगा तो जी तो प्रेसिडेंट से मिलेगा जाके, वहां कोई मिनट्स में है ही नहीं कि वो जी आए मिले, खुद दिया रिजाइन, कैसे जी हुआ। जी जी खैर वो भी। तो मेरा एक सवाल ये है कि इस तरह से जो इदारों को कमजोर किया जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को जो कमजोर किया जा रहा है, तो इससे डेमोक्रेसी किस हद तक खतरे में पड़ रही है? भाई डेमोक्रेसी क्या है? अगर हम दुनिया को छोड़िए, अब्राहम लिंकन ने क्या बोला, किसने क्या बोला, छी। मॉडर्न फिलोसफी छोड़िए, मैं लेटेस्ट बात करता हूँ, लेटेस्ट यानी 50-60 साल पहले की। रामन और लोहिया थे, जी उनका बहुत भयंकर स्टेटमेंट है, पूरी दुनिया जानती क्या बोला।
उन्होंने साफ-साफ कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाएँगी तो संसद आवारा हो जाएगी। संसद आवारा हो जाएगी। अब आप देखिए कितना बड़ा है रिमार्क ये। ये पूरी गवर्नमेंट, चाहे जाट आंदोलन हो, किसानों का हो आंदोलन हो, चाहे सीए, एनआरसी का हो या उसके अलावा जिस किसी ने भी आंदोलन करने की कोशिश की। आपको याद होगा तमिलनाडु से बहुत सारे किसान आए थे, आधे कपड़े पहने थे, उनके आधे शरीर वैसे थे, यानी अधनंगा होकर के कई दिनों तक दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे रहे भूखे प्यासे। बहुत सारे लोगों ने अपने यहाँ से उनको कुछ फूड वगैरह मटेरियल वगैरह भेजा कि कुछ वो खाना वगैरह खा लें। पूरी पुलिस फोर्स तैनात थी कि किस तरह से इन पे लठ बजाया जाए। और दूसरी बात आप देखिए, खिलाड़ी थे बहुत सारे, खिलाड़ी थे जी। विमेन जो है बहुत सारी अगर कोई रेसलर्स हैं, हाँ, इल्जामात लगाए थे, वो किस तरह से बैठी थी जंतर मंतर पे धरने में और किस तरह से पुलिस ने लाठियां बजाई उनके ऊपर। तो मैं कोई ऐसी बात नहीं बता रहा हूँ जो कि प्री हिस्टोरिक एज की बात है, ये तो अभी की है ये रिसेंट। रिसेंट है, अभी 4-5 तो साल पहले की बातें हैं ये सब। तो ये सब हुआ है तो आपने एक तरह से आवाम को मजबूर कर दिया कि सड़क पे निकल करके दिखाओ, बताते तुम्हें हम कैसे नहीं, निकलते हैं। तो तो आप इसके सोचिए अंदर एक कि चीज जमहूरियत का सबसे सियाह पहलू ये है, और बिल्कुल एक तरह से आप बोलिए कि हम एक ब्लैक उसके अंदर फेज में जा रहे हैं कि जहां आपकी आवाज इस कदर और इस हद तक दबा दी जाए कि आपको फिर कुछ कहने का भी न रहेगी। अभी और तो उसके अभी आ हाँ, जाएंगे उठाने। बताइए आप। और जो बात तो आपने मेरे पास दो जी सवाल है आपके पास, इससे पहले मैं वाइंड अप करूँ। एक सवाल तो ये है कि इस वक्त जी डेमोक्रेसी का एक पिलर जी जिसको इसके लिए आवाज उठानी थी, वो सरनिगूं है, वो गुलामी के अंदर चला गया। वो किस हद तक कसूरवार है, दोषी है इन सब के लिए, वो अब आवाज जो देखिए नहीं ऐसा उठा है रहा कि है। हमारे यहाँ का जो सिस्टम है ब्यूरोक्रेसी का, आईएएस वगैरह, आईपीएस वगैरह, इन सबके फोरम्स बने हुए रहते हैं, एसोसिएशंस बने हुए रहते हैं, सेफ गार्ड करेंगे, सब कुछ करेंगे। मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ। सबकी बात, मीडिया भी आएगी, इलेक्शन कमीशन भी आएगा, सब आएंगे। सबसे पहली चीज यह है कि एक चीज है जिसको कहते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी। आप बताइए मीडिया का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कहाँ से आता है पैसा? अगर गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट न दे या जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट एडवर्टीजमेंट न दें, तो क्या सैटेलाइट वगैरह और जो इतने सारे खर्चे हैं और जो टाटा स्काई पे दिखाना है उनको, एयरटेल पे दिखाना है, डिश पे दिखाना है, क्या वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं? क्या वो पैसे लेंगे नहीं चैनल से? कैसे आप चलाएंगे? और 24/7 चैनल्स हैं आपके, 24/7 यानी नहीं तो फिर 24 घंटे आप चलना, अपने 7 दिन चलना। अपने तो आपको सरवाइव के कंप्रोमाइज लिए मुल्क के करना साथ पड़ेगा, बड़े बड़े इंटरव्यूज हैं। समझौता करेंगे। ऐसा हो रहा है तो भाई, ये तो आप फिर देखिए तो कि वो जो भाई, आप कह रहे हैं कि हम भाई अंधेरे की तरफ ऐसा हो बढ़ रहा रहे है, हैं, एक बिल्कुल ऐसे जैसे बिल्कुल बिल्कुल बढ़ रहा है। एक ऐसी अंधी गुफा की तरफ बढ़ रहे हैं आप जहां हमें देखिए रोशनी जो का कोई लोग इम्कान नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के वो थे, अंबेडकर का बहुत मशहूर कॉल है जिस वक्त उन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह सब पूरा जो है कंपाइल करने के बाद जब उन्होंने सुपुर्द किया था, तो उन्होंने एक बात कही थी, और वो बात जली हरूफ में लिखे जाने के लायक है। उन्होंने बोला था कि कितने ही अच्छे कवानीन बना लीजिए, अगर उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो इस कानून का कोई फायदा नहीं। अच्छा, इससे तो आगे असल मसला वही है चलिए, कि इससे भाई आगे लोग लोग कैसे हैं। अब आगे एक सवाल जी और भी आ रहा है इसके अंदर। इसके अंदर एक पहलू ये मुझे कुछ खुशाइन लगा कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मुझे खबरें अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से लोग दे रहे हैं, जी यानी कि वो लोग भी देखिए ऐसा है, कहीं ना कहीं ऊब चुके हैं इन सब चीजों ग्रे से। या लाइन, ग्रे लाइन हर जगह होती है। एक प्रोवर्ब है कि देयर इज ऑलवेज सिल्वर लाइनिंग आफ्टर डार्क डार्क क्लाउड्स। तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग भ्रष्ट हैं। ये हम कह सकते हैं कि भ्रष्ट लोग इस वक्त तादाद ज्यादा हो गई है। वर्चस्व लिए हुए हैं, या उन्होंने एक तरह से बालादस्ती कायम कर रखी है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं होता कि अच्छे लोगों से दुनिया खत्म हो गई खाली है हो या गई वो है। लोग नहीं रहे। अभी आपने बात की थी कि भाई किस तरह से टेम्पर होता है और किस तरह से वोट डिलीट किए जाते हैं या घटाए जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं। ठीक 2-3 साल पहले एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर है द गार्डियन, जी। उसने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। इसराइल के इक्विपमेंट्स किस तरह से इस्तेमाल होते हैं ब्रिटेन के अंदर, और पूरे के पूरे उसने सीरीज चलाई थी उसकी। गूगल पे है, इंफॉर्मेशन है, जो भी हमारे नाजरीन जो देख रहे हैं इस देख रहे वक्त थे, और वो वो लोग जाके देखें देख। उसको, विजिट और करें। गार्डियन मोस्ट रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर है जी। ब्रिटेन का। अच्छा, अब उसने बताया था किस तरह से है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि अभी भारत के अंदर आपको मालूम होगा कि पेगासस का एक जो है जी। तनाजा इसराइली इक्विपमेंट है। इसराइल के बहुत सारे इदारे सक्रिय हैं और जो वोट की टेम्परिंग करते हैं।
कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत के अंदर उस तरह के इंस्टीट्यूशंस कायम हो और वो काम कर रहे हो इस तरह के? खुद राहुल गांधी ने आज इशारा कर दिया बिल्कुल, ना, जो जी। उनकी तरफ एक तो कॉल राहुल सेंटर गांधी और ने अगर बहुत सारी चीज, साफ-साफ कहा है और और सबूत मैं के साथ आपको कहा है उसके। सीधे बता रहा हूँ कि गार्डियन ने बाकायदे इस पे स्टिंग ऑपरेशन किया हुआ है। हाँ, तो कोई ऐसा नहीं कि राहुल गांधी ने कोई बात ऐसी कही है जो कि मंगल ग्रह से आने वाली बात है, मार्स की है, मरीख की है। इसी दुनिया की बात है। जी। जिस अब जो आखिरी जी, सवाल की तरफ बढ़ेंगे। राहुल गांधी ने एक बात इसके अंदर ये कही, मैं आपको एक हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, जी, जो नौजवान है जी, वो इस पर सोचे और विचार करें, जिसके ऊपर अनुराग ठाकुर ने जो भी आप कह रहे थे वो जी, जी, कहा जी, कि क्या इसको बांग्लादेश या नेपाल बनाना चाहते जी, हैं, जी, श्रीलंका बनाना चाहते जी, हैं। राहुल गांधी अपना पैगाम दे दिया, अवाम का काम। अभी आपने राम मनोहर लोहिया की भी बात की, उन्होंने भी कहा था कि सड़कें सूनी हो जाए, तो वो किस तरफ आंदोलन करने की तो उन्होंने बात नहीं कही है, लेकिन ये किस तरफ इशारा है, क्या ऐसा पॉसिबल है, और क्या इसका मतलब है? देखिए ऐसा है कि इस वक्त जो बीजेपी सोच रही थी कि हम हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर पोलराइज करके हमेशा रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है और यहाँ मुख्तलिफ नज़रियात के हामिल और बेहतरीन लोगों की तादाद अभी भी बहुत ज़्यादा है। मुल्क से मोहब्बत करने वालों की तादाद अभी भी बहुत ज़्यादा है और वो कोई सियासी जमात अगर ये समझती है कि उसने यरगमाल बना लिया हिंदुस्तान की आवाम को, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी की शिकार है वो। भारत को हाईजैक करना, यहाँ की आवाम को हाईजैक करना बहुत मुश्किल बहुत। काम है और ये नामुमकिन है। जी। तो बेरोजगारी बढ़ रही है, बहुत सारे मसाइल बढ़ रहे हैं और अब इनको जो है एक तरह से बोरिया बिस्तर समेटने का वक्त आ गया है। तो जितनी फासिस्ट कुव्वतें हैं, ये जाने वाली हैं। अच्छा, जी, इन सब चीजों से बस मैं जी, लास्ट में बस दो जुमलों में जवाब। जो अमित शाह ने जब आए थे, तो अमित शाह ने कहा था कि हम 50 साल के लिए आए हैं। जी। राहुल गांधी की इन सब बातों को, इस जुमले से अमित शाह की कितनी तकवीत मिलती है? बस लास्ट में दो जुमलों में। नहीं, इनकी कुर्सी हिल चुकी है। जैसे वो बोलते हैं ना कि भाई पाए तख्त जानों के नीचे से हिल गया है। उस वक्त पूरी बीजेपी की, आप देखिए कि कितने महीने हो गए बल्कि कई साल हो गए। आप बता दीजिए कि क्या बीजेपी का कोई प्रेसिडेंट इलेक्ट हो पाया अब तक? दावे करना बड़ी चीज है। पार्लियामेंट के अंदर जब अखिलेश यादव ने यह सवाल उठाया था तो अमित शाह का ही जवाब था कि भाई आपके यहाँ तो वन मैन शो है, एक ही आदमी को बनना है तो क्या होगा। वन मैन शो छोड़ दीजिए आप, अगर आपके यहाँ डेमोक्रेसी है तो दिखाओ करके। कांग्रेस पे इल्जाम लगाना बहुत आसान है, हाँ, सही लेकिन बात है। अगर सोनिया गांधी खड़ी होती हैं, राहुल खड़े होते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे होते हैं, शशि थरूर होते हैं, जो भी लोग खड़े होते हैं, इलेक्शन तो होता है ना। इलेक्शन होता है ना प्रॉपर में, बाकायदे बैलेट पेपर्स होते हैं, वोटिंग होती है, सब कुछ होता है। बीजेपी बता दे कि क्या कभी ऐसा हुआ है जी। कि भाई ये सब। तो ये बहुत ही डार्क फेस है और पब्लिक आवाम जो है भारत की वो जानती है क्या है, कैसा हो रहा है अब बीजेपी के गवर्नमेंट का। ये एक तरह से आप समझ लीजिए कि अब ये आखिरी दौर शुरू हो चुका है इनका। जी। जी, बहुत शुक्रिया आपका लंबी शमूलियत के लिए, बड़ी अच्छी तफसील से आपने जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस पर रोशनी डाली, और ख़ास तौर से आने वाले वक्त में क्या होगा। और जो एक बात कही नाज़ीन भाई साहब ने कि भारत को यरगमाल बनाना कोई आसान नहीं है। कोई पार्टी अगर ये चाहे कि बस वो आ गई और अब वो 50 साल तक या अगले 100 साल तक राज करेगी, अपने कामों के बेस पर इस अवाम के दिल जीतने की वजह से तो राज कर सकती है, लेकिन इसमें इंतशार पैदा करके, इसे फूट फुटम्बल करके या चोरी से करके या गमाल बना करके इस पर राज करना अब मुमकिन नहीं है। वो वक्त गया जब कभी अंग्रेज़ों का गुलाम भारत हुआ करता था। अब आज़ादी हासिल कर ली और हर बच्चा इस आज़ादी की कीमत को जानता है। भाई साहब, एक मरतबा फिर आपका बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान को भी दीजिए इजाज़त। आदाब।